इजराइल के पास स्ट्रेटेजिक डेप्थ ऑलमोस्ट ज़ीरो है। इसका मतलब इजराइल एक बहुत ही छोटा देश है। सिर्फ 1 या 2 न्यूक्लियर बॉम्ब ही इजराइल के पूरी कंट्री को तबाह कर सकते हैं। अट्ठाईस फरवरी 2026 रात के 2 बजे तेहरान का आसमान बिल्कुल शांत था। फिर अचानक सायरन्स बजने लगते हैं, रडार्स ब्लिंक होने लगते हैं और थोड़े ही सेकंड्स बाद ईरानियन एयर स्पेस में फाइटर जेट्स की एंट्री होती है। ये कोई रूटीन एयर स्ट्राइक नहीं थी, ये एक कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री ऑपरेशन था। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर अटैक किया था। टारगेट क्या था? ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, उसकी मिसाइल कैपेबिलिटीज़ और ईरान का सबसे पावरफुल आदमी। कुछ ही घंटे बाद ईरानियन स्टेट मीडिया एक खबर कंफर्म करती है। उनका सबसे पावरफुल लीडर अयतुल्ला अल खामिनी अब जिंदा नहीं रहा। एक रात में मिडल ईस्ट का पूरा पावर बैलेंस हिल गया था। लेकिन ये स्टोरी सिर्फ एक अटैक की नहीं है, ये कहानी है 45 साल पुरानी राइवलरी की, न्यूक्लियर रेस की और प्रॉक्सी वॉर्स की, और एक ऐसे रीजन की जो कभी स्टेबल था ही नहीं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात, आप सभी लोगों ने मेरे पिछले 2 वीडियोस पर मुझे ढेर सारा प्यार दिया, उसके लिए दिल से थैंक यू। और कुछ लोगों ने मुझे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी दिया था और उनका फीडबैक कंसिडर करते हुए मैंने मेरे यूट्यूब चैनल का नाम मॉडिफाई किया है। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिषेक सिंह डिकोड्स। यहाँ हम सिर्फ न्यूज़ नहीं देखते, हम उसके पीछे की स्टोरी को डिकोड करते हैं। अब वापस आते हैं स्टोरी पर। सवाल ये नहीं है कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर अटैक क्यों किया। सवाल ये है, क्या ये वॉर अवॉइड हो सकती थी? क्या ये कॉन्फ्लिक्ट हमास के अटैक से स्टार्ट हुआ या फिर 1979 की इस्लामिक रेवोल्यूशन से? क्या इजराइल सिर्फ अपनी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है या मिडिल ईस्ट में एक नया पावर ऑर्डर बन रहा है? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, इसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर क्या होगा? पेट्रोल के प्राइस से लेकर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी तक, ये कॉन्फ्लिक्ट दुनिया के हर कोने को इफेक्ट करता है। आज हम समझेंगे लेटेस्ट स्ट्राइक से लेकर इस राइवलरी की कंप्लीट स्टोरी, क्योंकि कभी कभी सिर्फ हेडलाइंस में आधी स्टोरी समझ में आती है और आधी स्टोरी जियोपॉलिटिक्स के अंदर छुपी होती है। इंट्रो में मैंने कहा था, ये वॉर एक रात में स्टार्ट नहीं हुआ। स्टोरी एक्चुअली 1 साल पहले स्टार्ट होती है। जून 2025 अमेरिका ने एक सीक्रेट ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। उस रात 7 B-2 स्पिरिट सेल बॉम्बर्स डायरेक्ट यूनाइटेड स्टेट्स से फ्लाई करके ईरान के ऊपर पहुंचते हैं। B-2 बॉम्बर क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में ये दुनिया का सबसे एडवांस्ड स्टेल्थ बॉम्बर में से एक है जो रडार पर ऑलमोस्ट इनविजिबल होता है। उनका टारगेट था ईरान के 3 सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियर साइट्स, फोर्दो, नातान्स, इस्फहान, और पहली बार कॉम्बैट में यूज़ हुआ 30,000 पाउंड का एक मैसिव बंकर बस्टर बॉम्ब। बंकर बस्टर का मतलब क्या होता है? ये ऐसा बॉम्ब होता है जो ज़मीन के अंदर घुसकर अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया जाता है। उस रात अमेरिका ने अनाउंस किया ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ डिस्ट्रॉय कर दिए गए। तो फिर सवाल ये है, अगर 2025 में सब डिस्ट्रॉय हो गया था तो 2026 में दोबारा स्ट्राइक क्यों हुई? इसका आंसर न्यूक्लियर फिजिक्स में नहीं, न्यूक्लियर आर्किटेक्चर में छुपा है। फोर्दो कोई नॉर्मल न्यूक्लियर फैसिलिटी नहीं, वो एक पहाड़ के अंदर बना हुआ कॉम्प्लेक्स है, मल्टीपल लेयर्स के नीचे। मतलब सबसे पावरफुल बंकर बस्टर भी सिर्फ सर्टेन डेप्थ तक ही डैमेज कर सकता है, हर चेंबर तक नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ईरान ने अपना एनरिच्ड यूरेनियम स्ट्राइक से पहले ही रिलोकेट कर दिया था। मतलब बिल्डिंग्स हिट हुई लेकिन मटेरियल और नॉलेज सर्वाइव कर गया। और न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ बिल्डिंग्स तक काम नहीं होता, उसमें होता है सेंट्रीफ्यूज मशीन्स, साइंटिस्ट, हिडन स्टॉकपाइल्स और मल्टीपल सीक्रेट फैसिलिटीज़। अगर एक साइट डिस्ट्रॉय हो जाए तो प्रोग्राम दूसरी जगह से रीस्टार्ट हो सकता है। इसीलिए जून 2025 का स्ट्राइक ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिले करता है लेकिन ख़त्म नहीं करता।
स्ट्राइक के बाद एक्सपेक्टेशन था कि ईरान बैकफुट पर चला जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यूरेनियम एनरिचमेंट कंटिन्यू रहा, डीपर अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ बनने लगी, इंस्पेक्टर्स को लिमिटेड एक्सेस मिला। ये एक क्लियर सिग्नल था, ईरान प्रोग्राम स्टॉप करने वाला नहीं है। यहाँ से स्ट्रैटेजी चेंज होती है। डिटरेंस, डिप्लोमेसी सब ट्राई हो चुका था। अब जो इंटेलिजेंस पिक्चर बन रही थी उसने एक फियर क्रिएट किया। ईरान न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के डेंजरसली क्लोज है और इजराइल के लिए ये सर्वाइवल का सवाल होता है। इसीलिए 28 फरवरी 2026 इस बार 3 चीज़ें फंडामेंटली अलग थी। जॉइंट यूएस प्लस इजराइल ऑपरेशन, साइमल्टेनियस मल्टी साइट डीप स्ट्राइक, लीडरशिप टारगेटिंग। ये मैसेज नहीं था, ये डिसमेंटलिंग अटेम्प्ट था। इन स्ट्राइक्स में ईरान का सुप्रीम लीडर मारा जाता है। ये सिर्फ एक इंसान की डेथ नहीं थी, ये ईरान के कमांड स्ट्रक्चर पर डायरेक्ट स्ट्राइक थी। स्ट्राइक के कुछ ही घंटों बाद ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स, लॉन्ग रेंज ड्रोन्स इजराइल की तरफ लॉन्च करता है। साथ ही इराक और गल्फ में यूएस बेसिस टारगेट होते हैं। मोटिव क्लियर था कि ईरान को इस बार पूरे मिडल ईस्ट में अनरेस्ट फैलाना है, जिसकी वजह से उसने पूरे मिडल ईस्ट की अलग अलग कंट्रीज़ पर यूएस बेसिस को टारगेट किया। एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा दोस्तों, ईरान को डिफेंस वाइज आप बिल्कुल भी कम मत समझना। ईरान अपने 90% हथियार खुद बनाता है। उसके पास जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी की हैं, जिसका डर अमेरिका को रहता है। और इसीलिए अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि वो उसकी बैलिस्टिक मिसाइल्स को पूरी तरह नष्ट कर दे और उसे पूरा ज़मीन पर ले आए। इस कॉन्फ्लिक्ट का इम्पैक्ट सिर्फ मिडल ईस्ट तक लिमिटेड नहीं है। ईरान ऑलरेडी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस बंद करने के लिए देख रहा है। वर्ल्ड का 20% ऑयल सप्लाई रिस्क में आ जाता है। और अगर ऐसा हुआ तो ग्लोबल इन्फ्लेशन, इंडिया का पेट्रोल प्राइस, यूरोप की एनर्जी क्राइसिस, सब कुछ होगा। अमेरिका अपनी पूरी जान लगा रहा है कि वो ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस ब्लॉक करने नहीं देगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो फियर मिसाइल्स का नहीं, एस्केलेशन का है। अभी हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि इजराइल को ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से इतना डर क्यों लग रहा है। क्या ईरान सच में इजराइल को न्यूक्लियर बॉम्ब से उड़ा देना चाहता है? सच ये है कि अमेरिका और इजराइल दोनों भी श्योर नहीं है कि ईरान बॉम्ब बनते ही उन्हें उड़ा देगा। लेकिन फियर सर्टिनिटी का नहीं है, फियर रिस्क का है। अब तक जो स्टोरी आपने देखी उससे ये लगता है कि ईरान और इजराइल दोनों जन्म जन्म के दुश्मन हैं, लेकिन ऐसा पहले नहीं था। हिस्ट्री का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि एक टाइम पर ईरान और इजराइल दोनों मिडल ईस्ट के सबसे क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स थे। 1979 से पहले ईरान पर रूल करता था शाह मोहम्मद रेज़ा। उनका विजन था ईरान को मॉडर्न, वेस्टर्नाइज और पावरफुल बनाना। इस टाइम मिडल ईस्ट में ज़्यादातर अरब कंट्रीज़ इजराइल के अगेंस्ट थे, तो इजराइल ने एक सिंपल स्ट्रैटेजी बनाई, पेरीफेरी डॉक्ट्रिन, यानी कि अरब एनिमीज़ को काउंटर करने के लिए नॉन अरब पावरफुल कंट्रीज से फ्रेंडशिप। इस लिस्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट नाम था ईरान। ईरान और इजराइल के बीच ऑयल ट्रेड होता था, मिलिट्री टेक्नोलॉजी एक्सचेंज होती थी, इंटेलिजेंस शेयरिंग होती थी, मोसाद और ईरानियन इंटेलिजेंस के टाइज थे, डायरेक्ट फ्लाइट्स होती थी। फिर आया 1979, ईरान की सड़कों पर प्रोटेस्ट चालू हुआ, रेवोल्यूशन। शाह कंट्री छोड़कर चला गया और एग्जाइल से वापस आए अयतुल्ला खामिनी। ये सिर्फ गवर्नमेंट चेंज नहीं था, ये ईरान की आइडेंटिटी का कंप्लीट रिबूट था। मोनार्की, इस्लामिक रिपब्लिक, प्रो वेस्ट से एंटी वेस्ट। इजराइल एलाय था, लेकिन जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, इजराइल का आइडियोलॉजिकल एनिमी ईरान बन गया। तेहरान में इजराइल एम्बेसी को पैलेस्टीन एम्बेसी बना दिया गया। ये मिडल ईस्ट का पावर शिफ्ट का सिग्नल था। डायरेक्ट वॉर पॉसिबल नहीं था, तो ईरान ने प्रॉक्सी वॉरफेयर का मॉडल अडॉप्ट किया। लेबनान में हिजबुल्ला, गाज़ा में हमास को खड़ा किया। अगर मैं आपको इसे सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करूं, तो जैसे पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ लश्कर-ए-तैयबा को खड़ा किया,
वैसे ही ईरान ने ये सारी चीज़ें की। फंडिंग, ट्रेनिंग, वेपन्स सब कुछ सप्लाई किया। और यहाँ से स्टार्ट होती है इजराइल वर्सेस ईरान की लॉन्गेस्ट शैडो वॉर। 1979 सिर्फ ईरान की रेवोल्यूशन नहीं थी, ये मिडिल ईस्ट का पावर स्ट्रक्चर का रीसेट बटन था। क्या ईरान सच में इजराइल को न्यूक्लियर बॉम्ब से उड़ा देना चाहता है? सच ये है कि अमेरिका और इजराइल दोनों भी श्योर नहीं है कि ईरान बॉम्ब बनते ही उन्हें उड़ा देगा। लेकिन फियर सर्टेनिटी का नहीं है, फियर रिस्क का है। इजराइल के पास स्ट्रेटेजिक डेप्थ ऑलमोस्ट ज़ीरो है। इसका मतलब इजराइल एक बहुत ही छोटा देश है। सिर्फ 1 या 2 न्यूक्लियर बॉम्ब ही इजराइल के पूरी कंट्री को तबाह कर सकते हैं। ईरान के लीडर्स ने मल्टीपल बार इजराइल के एग्जिस्टेंस को चैलेंज किया है। नेशनल सिक्योरिटी प्लानिंग स्लोगन्स को इग्नोर नहीं करती। प्लानिंग हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो को मद्देनज़र रख के ही बनती है। ईरान बोलता है उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल है, लेकिन प्रॉब्लम बॉम्ब का नहीं, प्रॉब्लम ट्रस्ट का है। अमेरिका को ईरान के ऊपर 0% ट्रस्ट है। रियल फियर अटैक का नहीं, रियल फियर है पावर बैलेंस शिफ्ट होने का। अगर ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाने में सफल रहता है तो इजराइल, हमास या हिजबुल्ला दोनों पर फ्री तरीके से मिलिट्री ऑपरेशंस नहीं कर पाएगा। और अगर ईरान न्यूक्लियर बन गया तो मिडिल ईस्ट की बाकी की कंट्रीज़ जैसे सऊदी अरेबिया, इजिप्ट एंड एक्सेट्रा, ये बाकी की कंट्रीज़ भी न्यूक्लियर रेस में आगे आ जाएंगी और सबकी सब कंट्रीज़ न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में लग जाएंगी। और इसीलिए इजराइल ईरान को न्यूक वेपन्स बनाने नहीं दे सकता, क्योंकि फिर उसे आगे की ज़िंदगी सिर्फ फियर में काटनी पड़ेगी। अब तक हमने चीज़ों को डिकोड किया अमेरिका और इजराइल की नज़र से, लेकिन चलिए अब हम चीज़ों को डिकोड करने की कोशिश करते हैं तेहरान की नज़र से, क्योंकि हर एक कॉन्फ्लिक्ट में सच का दूसरा एंगल देखना भी ज़रूरी होता है। एक ईरानियन स्ट्रैटेजिस्ट के लिए इजराइल सिर्फ एक कंट्री नहीं है, इजराइल एक सिंबल है। 1979 के बाद ईरान ने अपनी आइडेंटिटी डिफाइन की, एंटी यूएस, एंटी वेस्टर्न डोमिनेशन और ऑपरेस्ड मुस्लिम्स का डिफेंडर। इस आइडियोलॉजी में पैलेस्टीन सेंट्रल इशू बन गया। इसीलिए इजराइल का अपोज करना सिर्फ फॉरेन पॉलिसी नहीं, रिवॉल्यूशन की लेजिटिमेसी बन गया। ईरान के नैरेटिव में पैलेस्टीन एक लैंड डिस्प्यूट नहीं, इनजस्टिस का सिंबल है। पैलेस्टीनियन कॉज को सपोर्ट करना ईरान को मुस्लिम वर्ल्ड में लेजिटिमेसी देता है और अरब रेजिम्स को चैलेंज करता है। ईरान के पर्सपेक्टिव से मिडल ईस्ट का रियल एनिमी इजराइल नहीं, अमेरिका है। उनके नज़रिए में इजराइल यूएस का मिलिट्री और इंटेलिजेंस एक्सटेंशन है। जब ईरान डेड टू इजराइल बोलता है तो उसका स्ट्रेटेजिक मीनिंग होता है यूएस इन्फ्लुएंस को रीजन से हटाना। ईरान ये भी अक्यूज़ करता है न्यूक्लियर साइंटिस्ट असैसिनेट हुए, साइबर अटैक्स हुए, न्यूक्लियर साइट्स सैबोटेज हुई। इसीलिए ईरानियन पब्लिक को ये नैरेटिव दिया जाता है वॉर हम पर इम्पोज किया गया है। ईरान का मिलिट्री स्ट्रैटेजी सिंपल है दोस्तों, वॉर तेहरान में नहीं होना चाहिए। हिजबुल्ला और रीजनल ग्रुप्स ईरान के लिए फॉरवर्ड डिफेंस लाइन है। एक और अनकंफर्टेबल ट्रूथ, एक्सटर्नल एनिमी इंटरनल यूनिटी क्रिएट करता है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट रियलिटी, ईरान का रेजिम और ईरानियन आवाम सेम नहीं है। प्रोटेस्ट में लोग बोलते हैं ना गाज़ा ना लेबनान, मेरी जान ईरान के लिए। तो ईरान के पर्सपेक्टिव से ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ इजराइल से नहीं है, ये रेवोल्यूशन को बचाने की फ़ाइट है, रीजनल पावर की फ़ाइट है और यूएस इन्फ्लुएंस के खिलाफ रेजिस्टेंस है। और इजराइल के पर्सपेक्टिव से ये सर्वाइवल का सवाल है। मतलब ये लैंड का वॉर नहीं, ये दो अलग वर्ल्ड व्यूज़ का वॉर है। एक साइड वेस्टर्न सिक्योरिटी ऑर्डर, दूसरी साइड इस्लामिक रेवोल्यूशनरी ऑर्डर। और जब वॉर आइडेंटिटी बन जाता है तो उसका एंड बहुत मुश्किल हो जाता है। इस पूरी कहानी को अगर एक लाइन में समझा जाए तो ये वॉर इजराइल वर्सेस ईरान नहीं है, ये वॉर फियर वर्सेस आइडियोलॉजी का है। एक तरफ एक छोटी सी कंट्री जिसके लिए हिस्ट्री ने सिर्फ एक ही लेसन छोड़ा है, अगर तुम खुद को प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो तुम्हें कोई और प्रोटेक्ट नहीं करने वाला। दूसरी तरफ एक रेवोल्यूशन जो मानता है कि इस दुनिया का सिस्टम ही अनजस्ट है और उस सिस्टम को चैलेंज करना उसकी आइडेंटिटी बन चुका है। हम न्यूज़ में मिसाइल्स देखते हैं, लेकिन रियलिटी में मिसाइल से पहले आइडियाज़ टकराते हैं।
इसीलिए ये कॉन्फ्लिक्ट डेंजरस है। हम इंडिया में बैठकर ये सोचते हैं कि ये सब कुछ हमसे दूर हो रहा है, लेकिन पेट्रोल की प्राइस, ग्लोबल ट्रेड, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, ये सब चीज़ों से कनेक्टेड है। लेकिन जियोपॉलिटिक्स का सबसे क्रूअल ट्रूथ ये है दोस्तों कि जो लोग ये वॉर डिसाइड करते हैं वो रेयरली मरते हैं बॉर्डर पे खड़े 19 साल के सोल्जर्स, बॉम्ब शेल्टर में छुपे हुए बच्चे, और वो लोग मरते हैं जिनको ना इजराइल से मतलब होता है और ना ईरान से। हिस्ट्री हमें एक चीज़ सिखाती है दोस्तों, वॉर्स तब स्टार्ट नहीं होते जब मिसाइल लॉन्च होती है। वॉर्स तब स्टार्ट होते हैं जब दोनों साइड्स ये मान लेती हैं कि उनके पास दूसरा कोई और ऑप्शन नहीं बचा है। दोस्तों, और एक बात यहाँ पर देखने लायक है कि अमेरिका नहीं चाहता है कि मिडिल ईस्ट में इजराइल के अलावा कोई भी कंट्री के पास न्यूक्लियर बॉम्ब हो, बिकॉज करंटली पूरे वर्ल्ड को पता है अमेरिका मिडिल ईस्ट सिर्फ और सिर्फ इजराइल के थ्रू कंट्रोल कर पा रहा है। सो बात तो क्लियर है, किसी और के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आया तो अमेरिका जैसे अभी पूरे मिडिल ईस्ट के ऊपर कंट्रोल कर पा रहा है, वैसे वो आगे नहीं कर पाएगा। और आज जब हम न्यूज़ खोलते हैं तो हमें दिन ब दिन ये लग रहा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट और इंटेंस होते जा रही है। अलायंसेस बढ़ रहे हैं, मिसाइल्स बढ़ रही है और टेंशन्स दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही है। लेकिन हर वॉर के बीच एक छोटी सी होप भी होती है कि किसी पॉइंट पर कोई एक बंदा मिसाइल के जगह पर डायलॉग चूज़ करे, क्योंकि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट और बड़ा हो गया तो मिडिल ईस्ट सिर्फ एक रीजन नहीं रहेगा, वो बन जाएगा दुनिया का सबसे डेंजरस चेस बोर्ड, जहाँ हर मूव सिर्फ टेरिटरी नहीं बल्कि पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन को रिस्क में डाल सकता है। और शायद इसी उम्मीद के साथ दुनिया आज भी वेट कर रही है एक ऐसे मोमेंट की जहाँ हिस्ट्री का डायरेक्शन वॉर नहीं पीस डिसाइड करेगा। और इसी के साथ ये थी इजराइल, ईरान और अमेरिका की कॉन्फ्लिक्ट की कहानी, जिसे आज हमने यहाँ डिकोड करने की कोशिश की है। अगर आपको ऐसे ही कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल टॉपिक्स को सिंपल लैंग्वेज में समझना पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस और दुनिया को समझते रहिए।